हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग अभी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स इसका हम लोग पार्ट 2, ठीक है, इसको हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में ना हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी कि एसिड और बेसिस मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, एसिड बेस कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे बेस कैसे रिएक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें। अब व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, तो दोनों में कॉमन चीज़ क्या है। देखिए, ये चीज़ आप लोगों को पता है, ये वाला कलर, ठीक है। तो एसिड जो होता है, एसिड वो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस को रिलीज़ करता है, ठीक है। और जो बेसिस होते हैं, बेसिस वो OH नेगेटिव आयंस को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर ये आयंस को रिलीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि H+ आयंस ऑफ एन एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एन एक्वस सॉल्यूशन। सिमिलरली बेसिस के लिए भी QH नेगेटिव आयंस ऑफ एन बेस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एन एक्वस सॉल्यूशन। तो जो एसिड और बेसिस होती हैं वो अपना एसिडिक और बेसिक नेचर कब शो करती हैं, एक्वस सॉल्यूशन में ही शो करते हैं। तो एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स, हम लोग पढ़ के आए हैं। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड, ठीक है। तो हाइड्रोजन कॉमन है सभी एसिड में, इसीलिए वो क्या करते हैं, H+ आयंस को रिलीज़ करते हैं। कौन रिलीज़ करते हैं, एसिड्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए एक्टिविटी आपको दी गई है, तो देखिए ये रही एक्टिविटी। पेन का कलर थोड़ा सा छोटा, ठीक है। तो ये रही एक्टिविटी। तो इसमें ना आप लोगों को ये दिखाएगा कि एसिड सॉल्यूशन किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो एक 6 वोल्ट की बैटरी लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और एक बल्ब है, एक स्विच, एक बीकर में देखिए डाइल्यूट HCl, ठीक है, ऐसे ले लीजिए। और एक रबर कॉर्क में ना एक नील को डिप कर लीजिए। तो अगर आप लोग इस तरीके से सेटअप करेंगे तो जब आप लोग ना यहाँ से मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये बल्ब ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो करेगा, इसका क्या मतलब है कि आयंस इधर उधर हो रहे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हो रही है, तभी तो बल्ब ग्लो कर रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि एसिड एंड बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका मतलब क्या है कि वो दोनों ही गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। इस एसिड और बेसिस दोनों ही अपने आयंस को प्रोड्यूस करते हैं वाटर सॉल्यूशन में, ठीक है, मतलब एक्वा सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करते हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि एसिड और बेसिस क्या है, अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन इसका क्वेश्चन देखिए ये आता है कि लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल, ठीक है, वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप लोग उस सॉल्यूशन में से आप लोगों ने HCl लिया था ना, तो इसकी जगह पे आप लोग या तो ग्लूकोज ले लीजिए या अल्कोहल ले लीजिए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपने आयंस को रिलीज नहीं करते। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड थ्रू द एसिड सॉल्यूशन बाय आयंस। एसिड अपने H+ आयंस को रिलीज करता है या बेसिस अपने OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करता है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। लेकिन जो ग्लूकोज और अल्कोहल है वो अपने आयंस को रिलीज ही नहीं करते। इस वजह से जब आयंस का फ्लो ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही नहीं होगी, मतलब बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि acid contains H+ ions as a cation and anions such as chlorine negative in HCl। तो ठीक है, ये सही चीज़ है। तो आप लोग को बस यही जानना है कि एसिड जो है वो H+ आयंस रिलीज़ करता है एक्वा सॉल्यूशन में, और बेस जो है क्या करता है, OH नेगेटिव आयंस रिलीज़ करता है एक्वा सॉल्यूशन में। व्हाट हैपन टू एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि जो देखिए वाटर के प्रेजेंस में ना ये जो H+ आयन रिलीज़ हुआ है एसिड में से, ठीक है, ये नहीं हो सकता एब्सेंस ऑफ वाटर में, ठीक है। मतलब अगर वाटर की एब्सेंस होती तो H+ आयंस रिलीज़ नहीं हो सकते, ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि बिना पानी के H+ आयंस जो है वो ऐसे रिलीज़ कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है HCl, ठीक है, एसिड प्लस वाटर, H3O+ और Cl नेगेटिव। H3O को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अब जैसे H+ आयंस है, ठीक है, ये इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता है ना, ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखिए हाइड्रोजन आयंस, एक मिनट, हाइड्रोजन आयंस के नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयंस जो है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, कंबाइन करके एग्जिस्ट करते हैं। किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। किस तरीके से, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, ठीक है, H2O हो गया। अब इसमें क्या हुआ, मैंने बताया कि एसिड जो है H+ आयन को रिलीज करता है, तो ये कंबाइन हो गया, तो 3 हाइड्रोजन हो गया, तो H3O+ हो गया, ये चीज़ बन गई। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो वो इस फॉर्म में रिलीज होती है। तो अगर हम लोग को कहना हो तो हम लोग कहेंगे कि उसके एसिड क्या है, एसिड के अंदर है हाइड्रोनियम आयन, या फिर अगर हम लोग H+ कहेंगे तो हम लोग एक्वस कहेंगे, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज हुए हैं, ठीक है। तो
तो हम लोगों ने एसिड के बारे में तो देख लिया कि एसिड जो है वो H प्लस आयंस रिलीज करता है कंबाइन फॉर्म में, मतलब हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में होता है। बेस की बात करें, वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव हाइड्रोनियम और H प्लस एक्वस देखिए आयन इन वाटर। तो अब क्या होता है बेसिस के केस में, जब उनको हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो NaOH, ठीक है, NaOH को हम लोगों ने वाटर में डिजोल्व किया तो Na अलग हो गया और OH नेगेटिव, मैंने बताया था बेस जो है वो एक्वा सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करते हैं, तो इसी तरीके से ये भी रिलीज हुआ, ठीक है। तो इन्हें कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जैसे कि यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो उसमें से पोटेशियम अलग हो गया, हाइड्रोक्साइड अलग हो, मतलब OH नेगेटिव अलग हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो उसमें से मैग्नीशियम अलग हो गया, OH नेगेटिव अलग हो गया। तो ये ना ऐसे रहते हैं, मतलब जैसे OH नेगेटिव है तो एक बार सोल्यूशन में रहते हैं, कंबाइन नहीं होते। तो बेसिस जो है ऐसा क्यों है, देखिए बेसिस जो है ना जनरेट करते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयंस को वाटर में, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करते हैं वाटर में। बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर, देखिए सारे बेसिस सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में, लेकिन कुछ जो बेसिस पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको हम लोग एल्कलाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कलाइज, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाइज। एक मिनट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि देखिए डू यू नो वाले में कि ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सारे बेसिस जो हैं वो पानी में डिजॉल्व नहीं होते। एंड अल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर, मतलब वो बेसिस जो पानी में डिजॉल्व हो जाए, ठीक है, वो बेसिस जो पानी में डिजॉल्व हो जाए उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। दे मे आर सोपी इन टच, ठीक है, सोपी और स्लिपरी होते हैं टच में बेसिस। बेसिस क्या होते हैं, बिटर होते हैं और कोरोसिव होते हैं। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म, तो वो हार्म कॉज कर सकते हैं, आपको टच नहीं करना चाहिए या फिर टेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ यहीं पे लिखी गई है कि अब आप लोग को ये पता लग गया कि जो एसिड होते हैं वह साइन जनरेट करते हैं और बेसिस OH नेगेटिव, ठीक है। और इसको ये वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोस। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ आती है, इससे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग इन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन है और उसमें अगर हीट इवॉल्व हो रही है, जब इन्वॉल्व होती है हीट तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, इवॉल्व होती है मतलब निकल जाती है, बाहर चली जाती है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब भी हम एसिड या बेस को, ठीक है, कोई भी एसिड है या कोई भी बेस है उसको लोग पानी में डिजॉल्व करते हैं तो वो ध्यान से देखिएगा हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। तो अगर आप लोग कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, ठीक है, मैं तो बोल रही हूँ वो नाइट्रिक एसिड हो गया, तो ये सब ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो इनको जब भी हम पानी में ना डाइल्यूट करते हैं तो केयर की ज़रूरत होती है, मतलब हम लोग को केयर से करना पड़ेगा। द एसिड मस्ट ऑलवेज एड बी लिखिए, द एसिड मस्ट ऑलवेज बीन एडेड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टेयरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड को हमेशा डाइल्यूट में पानी की अमाउंट ज़्यादा होती है, एसिड की अमाउंट कम होती है, तो एसिड को जो पानी में डालते हैं तो धीरे धीरे डालना चाहिए और कॉन्स्टेंट स्टेयरिंग मतलब उसको हिलाते रहना चाहिए, ठीक है। इट वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, देखिए द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि देखिए आप लोगों को क्या बोला गया कि बीकर है उसमें आप लोगों ने पानी लिया हुआ है, ठीक है, बीकर में पानी लिया हुआ है, तो इस पानी में ना आप लोग फॉर एग्जांपल कोई सा भी आप लोगों ने एसिड लिया हुआ है तो उसको आप लोग को इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको ना स्टर करते रहना है, मतलब चलाते रहना है, ठीक है। अच्छा अभी क्या किया आप लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल बीकर में आप लोगों ने एसिड लिया और उसमें आप लोगों ने कॉन्टिन्यूसली पानी ऐड कर दिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे स्प्लैश आउट हो जाएगा और ये आपको हार्म कर सकता है। जो कंटेनर है ना वो मतलब देखिए, तो अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है, ठीक है, और ये आपको हार्म कर सकती है। जो एसिड है ना, एसिड जो है वो स्प्लैश आउट हो सकता है आपके ऊपर और बर्न कर सकता है, ठीक है, आपके हाथ को। तो ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक, तो जो ग्लास कंटेनर है वो ब्रेक हो सकता है बहुत ज़्यादा हीटिंग की वजह से। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन, आप लोगों को देखिए इस तरीके से ना कोई केमिकल है कोई तो इस तरीके से वार्निंग साइन बनाई गई होती है, ठीक है, बॉटल्स के पास। तो ग्लास कंटेनर ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। तो इस तरीके से ऑन द कैन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कंसनट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। तो जब भी हम किसी एसिड और बेस को डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, पानी में जाके वो डाइल्यूट हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस, इसको हम लोग पढ़ते हैं।
देखिए, वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड और बेस। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एसिड बेस इंडिकेटर्स हम लोगों ने पढ़ रखे हैं कि वो किस तरीके से कलर वो चेंज करके बताते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ एसिड है या बेस है। वी हैव ऑल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेशन अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो ये चीज़ें भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कैन वी quantitatively find the amount of these ions present in the solution, can we just how strong acid base। तो इसमें बेसिकली हमें ये पता लगाना है कि कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं एसिड और बेसिस। तो हम लोग ना we can also do this by making use of universal indicator which is a mixture of several indicators। तो universal indicator हम कह सकते हैं जो कि मिक्सचर होता है several indicators का। डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन अ सॉल्यूशन। तो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होती है वो शो करता है डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन अ सॉल्यूशन। देखिए यहाँ से अ स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन्स कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला कलर लिया, ठीक है। तो पीएच स्केल बेसिकली होती है एक मेजरिंग स्केल होती है जिससे कि हम पता लगाते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ कितनी एसिडिक है और कितनी बेसिक है। पीएच स्केल स्टैंड करती है पोटेंस, ठीक है। ये एक जर्मन मीनिंग है तो उससे पीएच नाम आया है। ऑन पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम अ वेरी एसिडिक एंड वेरी अल्कलाइन। तो बहुत ज़्यादा मतलब कितना कौन सी चीज़ एसिडिक है या कितनी कौन सी चीज़ बेसिक है, ये चीज़ हम लोग पीएच स्केल से पता लगा सकते हैं। पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर विच इंडिकेट्स द एसिड और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो एक नंबर होती है, आपको एक पर्टिकुलर नंबर बताया जाता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ एसिड है बेस, उससे पता लग सकता है। हायर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इट्स पीएच वैल्यू। तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन होगी ना उतनी उसकी पीएच कम होगी। अभी क्या है आप लोगों को समझ में ना होगा, मैं आप लोग को उसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो पीएच स्केल बेसिकली ना इस तरीके का होता है। आप लोग ये मान लीजिए, एक मिनट। तो इस तरीके का होता है एक बेसिकली पीएच स्केल, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का फॉर एग्जांपल कोई पीएच स्केल हो गया, ठीक है। यहाँ पे होता है 0 से 14 तक होती है पीएच स्केल, ठीक है। यहाँ होता है ये चीज़ होती है आपकी 7 पे। देखिए अगर कोई भी चीज़ है ना उसका पीएच जो है ना, ये पीएच स्केल है, तो मतलब जैसे प्लस आइंस जो हैं ज़्यादा होते हैं एसिडिक में और OH नेगेटिव मतलब ज़्यादा होते हैं बेसिक में। तो कोई भी चीज़ 7 से ज़्यादा है मतलब कि वो एसिडिक है, मतलब इस साइड आ रही है। और कोई भी चीज़ देखिए इस साइड आ रही है एसिडिक है, इस साइड आ रही है बेसिक है, बीच में है तो न्यूट्रल है। जैसे कि वाटर हो गया, प्योर ब्लड हो, मतलब ब्लड हो गया और प्योर वाटर हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है। अब आप लोग को समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है। पीएच ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन इज 7। मैंने आपको बताया कि अगर किसी का पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है। वैल्यू लेस देन 7 है पीएच स्केल से तो वो एसिडिक है। और पीएच वैल्यू अगर 7 से 14 है मतलब 7 से ज़्यादा है, उसमें OH की OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब कि वो क्या है, एल्कली है, मतलब वो बेस है। चलिए पेपर इन्वेंटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज फॉर मेजरिंग पीएच। तो इसको पीएच को यूज़ किया जाता है कि पर्टिकुलर चीज़ को एसिड है या बेस है। तो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है मतलब वो चीज़ एसिडिक है, ठीक है। और इंक्रीज़ है और यहाँ पे डिक्रीज़ है H+ आयन, मतलब OH नेगेटिव क्या कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है तो वो क्या है, बेसिक इन नेचर है। तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें दी गई हैं, टेबल है, आपको यहाँ पे बताना है। तो जैसे सॉल्यूशन आपको बताना है कि कलर ऑफ पीएच पेपर क्या है और उसकी पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। तो सलाइवा बिफोर मील, तो बिफोर मील सलाइवा का मैं आपको बता देती हूँ, कलर जो होता है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है और अप्रॉक्स उसका पीएच वैल्यू ना 7.4 होता है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, उसका 7.4 होता है। तो 7.4 है मतलब 7 से ज़्यादा है तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, ठीक है। राइटिंग नोट करिएगा यहाँ पे। सलाइवा आफ्टर मील, ठीक है, सलाइवा आफ्टर मील क्या हो जाता है, पेल येलो हो जाता है, उसका पीएच हो जाता है 5.8, ठीक है, समथिंग और 5.8 है मतलब कि वो एसिडिक है। लेमन जूस में लेमन जूस का कलर पीएच पेपर पे ना पिंक रेड में होता है और लेमन जूस ना 2.5 उसका पीएच होता है, ठीक है। और वो एसिडिक मतलब एसिड कहा जाएगा ना, 2.5 पे तो काफ़ी एसिडिक, ठीक है। उसके बाद से कलरलेस एडिटेड ड्रिंक, पेल येलो, ठीक है, इसका भी। और उसका प्रॉक्स जो पीएच होता है वो 6 होता है तो 7 से कम है मतलब कि एसिडिक है। कैरेट जूस, ठीक है, उसका पीएच पे क्या होता है, लाइट ऑरेंज होता है और उसका पीएच 4 है मतलब एसिडिक है। कॉफ़ी, उसका पीएच पे कलर होता है ऑरेंज येलो और उसका प्रॉक्स वैल्यू होते हैं 5, ठीक है। पीएच उसका होता है 5, किसका होता है, कॉफ़ी का 5 होता है। 5 है मतलब कि क्या है, वो एसिड है, ठीक है। उसके बाद से टोमेटो जूस का होता है डार्क ऑरेंज 4.1, ठीक है, एसिड हो गया। टैप वाटर होता है ग्रीन आते हैं ना, ग्रीन में भी यहाँ पे कुछ, ठीक है, उसका होता है 7। न्यूट्रल होता है, ठीक है। उसके बाद से सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हाईली बेसिक होता है, 13 to 14 होता है इसका, ठीक है, पीएच 13 to 14 होता है, ठीक है, मतलब बेसिक होता है, BS है
बेसिकली नीचे। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो 1 होता है, इसमें कितना दिया हुआ है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बेसिकली 1 होता है और उसका कलर जो होता है वो रेड हो जाता है, मतलब कलर ऑफ पीएच पेपर। तो जाहिर सी बात है कि वो क्या होगा, वो एसिड होगा। लेट्स सी, ठीक है। ये है आपकी पीएच स्केल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें जितनी भी चीज़ें आप लोग ना याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो गैस्ट्रिक जूस होती है HCl जो हमारे पेट में होती है, उसका पीएच होता है 1.2, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं। लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस का क्या कहते हैं, लेमन जूस का जो पीएच होता है वो क्या होता है 2.2 में। लेमन जो होता है वो एसिडिक होती है, मतलब एसिड होता है अच्छा खासा, उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होती है। और प्योर वाटर हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है, इसका 7.4 मतलब लगभग न्यूट्रली होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, 10 होता है इसका, मतलब बेसिक होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाईली बेसिक होता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, उसका पीएच होता है 14। तो ये वाली चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। So the strength of acid and bases depend on the number of H plus ions and OH negative ions produced respectively. If we take hydrochloric acid and acetic acid of same concentration, say 1 molar, then these produce different amount of hydrogen ions. Acid that give rise to more H plus ions are said to be strong acid and acid give less H plus ions are said to be weak acid. तो देखिए बेसिकली अगर कोई सॉल्यूशन है तो हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई बीकर है, ठीक है, इसमें हम लोगों ने एक एसिड को रखा हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ H प्लस आयन्स है, इसमें OH नेगेटिव आयन्स भी प्रेजेंट है, लेकिन H प्लस जो आयन्स है उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है OH के मुकाबले, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है, ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो एसिड है। सिमिलरली अगर किसी बीकर में, ठीक है, इस तरीके से अगर वो बेसिक है, ठीक है, तो OH नेगेटिव आयन्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ OH नेगेटिव है, इसमें H प्लस आयन्स भी प्रेजेंट है, लेकिन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली H प्लस आयन्स की कंपैरिजन में। तो जिसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मिनट पेन नहीं लगा यहाँ पे, तो अगर ये कोई एक बीकर है और ये बीकर है, तो इसमें भी एसिड है, इसमें भी एसिड है, तो अगर इस एसिड में H प्लस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और इस एसिड में H प्लस की कंसंट्रेशन है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब एक ठीक ठाक अमाउंट में है, तो ये जो है आपका ये हाईली एसिडिक हो जाएगा, लेकिन ये हाईली एसिडिक नहीं कहलाएगा। मतलब इसमें जिस सोच में मतलब एसिड में H प्लस की अमाउंट ज़्यादा है उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो हाईली एसिडिक है, और जिसमें कम है उसको हम लोग वीक एसिड, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कह सकते हैं, उसको हम लोग वीक एसिड भी कह सकते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, तो किस तरीके से प्लांट और एनिमल के पीएच होते हैं, तो आर बॉडी वर्क्स विद इन पीएच रेंज ऑफ 7 to 6, मतलब लगभग न्यूट्रल से बेसिक तक काम करती है। हमारी बॉडी का जो पीएच होता है ना वो इस रेंज में होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पीएच रेंज ये है, तो अगर पीएच में चेंज आएगा ना तो उनकी सर्वाइवल है उसमें भी चेंज आएगा। तो पीएच जो है रेन वाटर का अगर 5.6 से कम हो जाए तो हम लोग उसको एसिड रेन बोलते हैं। आप लोगों ने एसिड रेन के बारे में पढ़ा होगा, तो जब रेन वाटर जो है उसका पीएच 5.6 से कम आ जाता है ना तो हम लोग बोलते हैं भैया तो एसिडिक रेन, मतलब एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन जो है वो रिवर्स में फ्लो करती है, ठीक है, तो रिवर का पीएच चेंज हो जाता है, और इस तरीके से जो एक्वेटिक लाइफ है ना उसमें जितने भी एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, पीएच वाटर का चेंज होने की वजह से उनके सर्वाइवल पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। वो पानी जो है वो फील्ड्स में भी जाता है जिससे कि क्रॉप को भी नुकसान होता है। तो व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड, तो सॉइल का पीएच क्या होता है, प्लांट को ना एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए होती है हेल्दी ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगर प्लांट हेल्दी है, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो मतलब सॉइल का जो पीएच है ना वो सही है। तो आप लोग को ना एक्टिविटी दी गई है कि आप लोग को मतलब इसमें सिंपली कलेक्ट करनी है और चेक करना है कि सॉइल का पीएच कितना होता है। तो आप लोग सॉइल कलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग प्लेसेस से और उनके पीएच को चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली ना सॉइल का पीएच बहुत ही मतलब मायने रखता है। तो आप लोगों की ना एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये देखिए, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विद क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड है, स्लेट लाइम CaOH, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये सभी क्या है, ठीक है, ये सभी बेसिस हैं। तो एक फार्मर जो है वो अपने खेत में ना बेस का यूज़ कब करेगा, जब उसकी सॉइल का जो पीएच है वो क्या हो जाए, एसिडिक हो जाए, मतलब उसकी सॉइल का पीएच जो है वो कम हो जाए 7 से, वो एसिडिक हो जाए। ओ 1 मिनट, ठीक है। तो फार्मर कब यूज़ करेगा इन सब का, जब उसकी सॉइल का पीएच क्या हो जाए, एसिडिक हो जाए, ठीक है।
तो न्यूट्रलाइज करने के लिए फार्मर यूज़ करता है बेस का, ठीक है। एसिड को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ रखा है ना, तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को, तो इसीलिए डाला जाता है। तो फार्मर जो है वो अपनी सॉइल में इन सब बेसिस का यूज़ करता है जब उसका सॉइल का पीएच एसिडिक हो जाए। सिंपल सी चीज़ है। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, HCl होता है, हाईली एसिडिक होता है। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है, और क्यों, हमारी डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, हमारे स्टमक को हार्म किए बिना। तो स्टमक को क्यों नहीं हार्म करती, क्योंकि म्यूकस की लाइनिंग होती है हमारे स्टमक में, ठीक है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, मतलब डाइजेशन जब प्रॉपरली नहीं होती है तो स्टमक को काफ़ी ज़्यादा एसिड को प्रोड्यूस कर देता है, जो कि पेन और इरिटेशन कॉज करती है। जैसे कि जब एसिड है, इतना हाईली एसिडिक है हमारे पेट में, तो जब वो ज़्यादा सिक्रीट हो जाएगा तो उससे हमें पेन या इरिटेशन हो सकती है। तो लोग जो है ना वो एंटासिड लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंटासिड्स क्या होते हैं, एंटासिड बेसिकली बेसिक होते हैं नेचर में। तो एसिड है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या, एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, तो एक्सेस एसिड को एंटासिड न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच क्या था, 10 था, तो 10 है मतलब कि वो बेसिक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एज ए एंटासिड यूज़ किया जाता है ऑन द पर्पस। तो एक माइल्ड बेस होता है जिसको कि इस पर्पज़ के लिए, मतलब एसिडिटी अगर आप कह सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा HCl प्रोड्यूस हो गया तो एंटासिड्स एज ए यूज़ कर सकते हैं। पीएच चेंज एज कॉज द टूथ डिके, तो टूथ डिके हो जाती है तो उसमें भी पीएच का एक बहुत बड़ा रोल है। तो हमारी टूथ डिके स्टार्ट होती है जब माउथ का पीएच ना 5.5 से कम हो जाता है, मतलब एसिडिक हो जाता है। हमारी जो टूथ है ना, मैं कहते हैं कैल्शियम की बनी हुई है, तो कैल्शियम हाइड्रोसाइपेटेट, क्या है ये भी, तो हमारी जो टूथ है वो, एक मिनट, ठीक है ना, तो हाँ हमारी टूथ कैल्शियम से बनी हुई होती है, तो ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है। इट डज़ नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, पानी में डिजॉल्व नहीं होती है। देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं तो जैसे कहते हैं ना 2 बार ब्रश करना चाहिए दिन में, तो जब कोई फूड पार्टिकल हमारी दांत में रह जाता है, तो जैसे कि कोई भी रह गया उस पर बैक्टीरिया आएंगे, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं ना, उस फूड पार्टिकल को मतलब गलाने के लिए आप कह सकते हैं एसिड को रिलीज़ करते हैं। क्या रिलीज़ करते हैं, एसिड को रिलीज़ करते हैं। अब जब वो एसिड रिलीज़ करेंगे तो हमारी माउथ का पीएच एसिडिक हो जाएगा, मतलब 5.5 से कम हो जाएगा, और अगर 5.5 से कम हो जाएगा तो टूथ डिके कॉज करेगा, बिल्कुल करेगा। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड, तो इन सबको ना डिग्रेडेशन करने के लिए, मतलब उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो क्या करते हैं ना, एसिड को रिलीज़ करते हैं अगर कोई पार्टिकल हमारी माउथ में रह जाता है खाने के बाद, तो इसलिए, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें माउथ को क्लीन करना चाहिए अच्छे से। टूथपेस्ट बेसिक होता है नेचर में, विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग टीथ एंड न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड प्रिवेंटेड टूथ डिके, सिंपल सी चीज़ है। अब सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट टू केमिकल वेलफेयर, हैव यू एवर बीन स्टन बाय हनी बी, तो हनी बी जो होता है, ठीक है, बी स्टिंग हो गया, इन सब में ना मेथिनोइक एसिड होता है, मेथिनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड कह सकते हैं। तो एसिड होता है ना, तो अगर आपको इस तरीके से मान लीजिए कोई हनी भी काट ले या बी स्टिंग लग जाए तो वो पेन कॉज करता है और इरिटेशन भी होती है, तो उसके लिए माइल्ड बेस का यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा, ठीक है, जो कि रिलीफ करता है, मतलब एसिड है, जाहिर सी बात है एसिड है उसमें, ठीक है। अब उसमें हम लोगों ने बेकिंग सोडा मतलब बेस कर दिया तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा ना, सिंपल सी चीज़ है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ के आए हैं। तो ये देख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ों के नाम देखिए क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, रख लीजिए एकदम, क्वेश्चन आता है। तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिट्रिक एसिड, विनेगर में एसिट्रिक एसिड होता है, विनेगर में एसिट्रिक एसिड होता है। ऑरेंज में सिट्रिक है, देखिए ऑरेंज और लेमन दोनों में ही सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टैमरिंड मतलब इमली में होता है टार्टरिक एसिड, ठीक है, इमली में क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। टोमेटो ऑक्जेलिक, ये वाला आ चुका है, ठीक है। टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है ना, ये प्रीवोट में आया था, मेरे भी एग्जाम में आ रखा है, ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। सोर मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, उसमें बेसिकली लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लेमन में बता दिया, ऑरेंज और लेमन में सेम ही होता है सिट्रिक एसिड। देखिए आंट स्ट्रिंग और नेटल स्ट्रिंग, इन दोनों में ही ना मेथिनोइक एसिड पाया जाता है, या फिर मेथिनोइक एसिड या इसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक मिनट, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, मेथिनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मोर अबाउट सॉल्ट्स, ये वाला तो ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, बस ये चीज़ें हैं कुछ, उसके बाद से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला हम लोग देखेंगे थर्ड पार्ट में, तो ठीक है, तो हो गया चैप्टर, ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 को भी ज़रूर से देखिएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, तो थैंक यू सो मच।